जी एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के बारे में। हम सब जानते हैं कि पिनाका की एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और सेना इनसे कितनी खुश है, लेकिन ये खुशी अब भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत सारे पोटेंशियल बायर्स भी अब पिनाका को एक के बाद एक मिलते जा रहे हैं। इसी क्रम में सोलर डिफेंस और स्पेस लिमिटेड के चेयरमैन सत्यनारायण नवाल सर ने मीडिया से बात करते हुए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि स्पेन अब उन देशों की सूची में नया नाम जुड़ चुका है जो पिनाका को लेकर भारत से बात कर रहे हैं। यानी स्पेन के रूप में एक नया पोटेंशियल बायर भारत के सामने है, तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को लेकर इंटरेस्टेड है। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को अर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया गया है और फ्रांस के साथ जो निगोशिएशन है वो चल रही है। और स्पेन भी अब अपनी जो आर्टिलरी कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करना चाहता है। हालांकि उनका खुद का एक जो आर्टिलरी प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत वो खुद का रॉकेट लॉन्चर विकसित कर रहे हैं इसराइल के साथ मिल करके, वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ स्पेन इस समय दूसरे अल्टरनेटिव्स की तलाश में है। और इसीलिए ग्लोबल मार्केट में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को सोलर डिफेंस ग्रुप की तरफ से बार बार पिच किया जा रहा है। और कुछ रक्षा विशेषज्ञ तो ये भी मानते हैं कि पिनाका को एक के बाद एक जो ऑर्डर्स मिल सकते हैं, उसके पीछे सोलर डिफेंस का एक बड़ा हाथ हमें देखने को मिलने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट विकसित किए हैं, और जो इच्छुक देश हैं वो इस समय भारत के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पिनाका इकलौता सिस्टम नहीं है जिसको लेकर जो पोटेंशियल बायर है वो बातचीत कर रहे हैं, बल्कि इस क्रम में आकाश एनजी भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। जैसा कि हम तो जानते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के तरफ से जो उनका विजन 2047 है या एम्बिशन 2047 है, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको इंडक्ट किया जाना है, वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी क्रम में प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान IDRW को दी गई रिपोर्ट में ऑफिशियल्स ने यह भी बताया कि एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना नए फाइटर जेट्स को इंडक्ट करने पर जोर दे रही है, रोड मैप तैयार कर रही है, तो वहीं जो 1970 और 1980 के दशक में फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किए थे, उनके फेज डिकमीशन प्रोसेस को लेकर के भी जो कार्य है वो शुरू किया गया है। उन्होंने कहा, फिलहाल जब तक आपको तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में आता दिखाई नहीं पड़ेगा, फिलहाल तब तक कोई डिकमीशन एयरक्राफ्ट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही तेजस मार्क 2 को प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलती है, तो चरणबद्ध तरीके से ये प्रक्रिया शुरू होनी है। उन्होंने कहा, इस क्रम में सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट डिकमीशन किए जाएंगे भारतीय वायुसेना की सर्विस से, वो जैगुआर डेरिन 1 होंगे। उसके बाद डेरिन 2 वेरिएंट को भी डिकमीशन किया जाएगा, और उसके बाद जब उचित संख्या में तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लेंगे, तो उसके बाद जो MiG-29 UPG हैं और जैगुआर डेरिन 3 है, मिराज 2000H है, इनको चरणबद्ध तरीके से रिटायर करने की जो प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि जैगुआर डेरिन 1, डेरिन 2 एयरक्राफ्ट के बाद जो सबसे एडवांस वेरिएंट है डेरिन 3 स्टैंडर्ड का, ये इस समय भारत के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन ये भी अब अपनी सर्विस लाइफ को ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि भारत को यथाशीघ्र इनके लिए जो परफेक्ट रिप्लेसमेंट है वो ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे में जो जैगुआर एयरक्राफ्ट है, इनके लिए जो सबसे बढ़िया रिप्लेसमेंट इस समय देखा जा रहा है वो बेसिकली तेजस मार्क 2 के रूप में ही है, जो कि अंडर डेवलपमेंट है। और इसी वर्ष अक्टूबर में इसका रोल आउट करने के बाद जो मार्च 2026 आने वाला है आगामी, उसमें पहली उड़ान को आयोजित किया जाना है। वहीं 50 से ज़्यादा जो MiG-29 एयरक्राफ्ट हैं, इनको भी भारत की तरफ से रिटायर किया जाना है। दरअसल आपको बता दें कि 1980 के दशक में खरीदे गए थे, लेकिन 2009 में $900 मिलियन की एक डील फाइनलाइज करी जाती है, जहां पर UPG स्टैंडर्ड का जो अपग्रेड है वो इनको दिया जाता है, जहां पर इनके एवियोनिक्स, रेडार और दूसरी चीज़ों को अपग्रेड करने के बाद सर्विस लाइफ को भी एक्सटेंड किया गया था। लेकिन हम सब भली भांति जानते हैं कि हर एयरक्राफ्ट की अपनी एक उम्र होती है, और इन एयरक्राफ्ट्स ने ऑलरेडी अपनी उम्र को पूरा कर लिया है। इनिशियल रिपोर्ट सामने आई थी कि MiG-29 को 2030 से रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन ये टाइमलाइन एक्सटेंड हो सकती है। अगर यहाँ पर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम थोड़ा हमें और स्ट्रेच होता दिखाई पड़ा, तो हमें MiG-29 संभावित है कि एक शॉर्ट लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से गुजारा जाए। हालांकि इसके चांसेस कम है, क्योंकि तेजस मार्क 2 को लेकर के अब संगत संस्थाएं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलने में जो टाइमलाइन बताई गई है उसी टाइमलाइन के अनुरूप कार्य होगा। अब हमें एडिशनल डिले देखने को नहीं मिलेगी। यानी एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना 800 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को खरीदने के प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ रही है,
तो वहीं पुराने एयरक्राफ्ट को डिकमीशन किए जाने का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां भारत अपने जो डिफेंस सिस्टम है इन पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहीं अब ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के भी एक बड़ा निर्णय भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने इंडिजिनस डिफेंस सेक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको और ज़्यादा समर्थन देते हुए महिंद्रा ऑटोमोटिव के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि 2,700 करोड़ रुपए का है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत महिंद्रा को इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 1,986 स्कॉर्पियो पिकअप व्हीकल्स डिलीवर करनी है। ये डील 28 मार्च 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अनाउंस करी गई थी, जहां पर महिंद्रा का जो बढ़ता रोल है इंडियन डिफेंस सेक्टर में उसका हमें एक झलक देखने को मिली, और ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महिंद्रा पिकअप की बात करें तो ये एक वर्सेटाइल वेरिएंट है महिंद्रा स्कॉर्पियो का, जो कि सोल्जर के ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ दूसरी नीड्स को भी पूरा कर सकती है, और ये हर प्रकार के डाइवर्स टेरेन में ऑपरेट करने के लिए योग्य बनाई जाती है। और अगले कुछ वर्षों में ये जो यूनिट्स हैं ये इंडियन आर्म फोर्सेस को चरणबद्ध तरीके से डिलीवर की जानी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी यानी NSTL से। NSTL की तरफ से एक बड़े अचीवमेंट को प्राप्त किया गया है। NSTL जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रीमियर रिसर्च आर्म है, इनको एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि इन्होंने हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को लेक इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। HEAUV की बात करें तो अपने ट्रायल्स के दौरान इसके जो भी पैरामीटर्स थे वो यहाँ पर पूरे कर लिए गए हैं, और ये बेसिकली जो ट्रायल हैं ये इस व्हीकल के ऑनगोइंग डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, जहाँ पर इसने अपने परफॉर्मेंस को डेमोन्स्ट्रेट किया है अलग अलग प्रकार के सिनेरियो में, जहाँ पर इसने सरफेस और सबमर्ज कंडीशन में अपनी जो कैपेबिलिटी है उनको वैलिडेट करवाया है, और हर प्रकार से इनके जो सिस्टम है परफेक्टली फंक्शन कर रहे थे। जैसे कि इनके सोनार हो गए और कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए वो पूरी तरीके से फंक्शनल थे, और आने वाले भविष्य में ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत के जो इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको एक नया आयाम प्रदान करने में सक्षम होगी। जैसा कि हमने रिपोर्ट्स में आपको बताया था कि ब्रह्मोस NG हमारी जो मिसाइल है ये हमारे इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आने वाले भविष्य में जो पोटेंशियल बायर्स है उनको ये अट्रैक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और ऐसा हो भी रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस से कुछ रिपोर्ट्स ऐसे निकल के सामने आई हैं जहां पर बताया जा रहा है कि ऑलरेडी कुछ देशों की नज़र इस मिसाइल के ऊपर बनी हुई है, जहां पर वो अपने एयरक्राफ्ट्स की कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए भारत से इसके इंटीग्रेशन को लेकर बातचीत कर सकते हैं। हालांकि ब्रह्मोस NG की हम बात करें तो ये मैक 3.5 कैपेबल मिसाइल है, जो कि 290 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ आती है, और इसका वजन सिर्फ 1.3 टन है, और आने वाले भविष्य में इसके एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट भी हमें देखने को मिलेंगे, और ये भारतीय वायुसेना के सभी प्लेटफॉर्म्स में हमें देखने को मिलने वाली है, जिसमें सुखोई 30 MKI, राफेल और तेजस जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो शामिल हैं, और इस समय बहुत सारे देश इसको लेकर भारत से बातचीत भी कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।